मैं छत्रसाल से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपको बताता हूँ। छत्रसाल जब हमने बनाने की कोशिश करी थी तो मैं कन्विक्शन के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि छत्रसाल जब हमने बनाने की कोशिश, दो तरीके से शो बनता है। एक होता है कमीशन शो। कमीशन शो में आप जो भी आपका जो भी है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, फलाने के जितने भी चैनल्स हैं या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, उसके पास आप पहुंचते हैं अपनी स्क्रिप्ट ये स्टेज पे कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो धूम मचा देगी, रंग जमा देगी, ऐसा हो जाएगा, आपका चैनल का टीआरपी यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो ये सब लेके आप पहुंचते हो। लेकिन चैनल उस पर जो आपने बताया था स्क्रिप्ट, डॉक्टरों की टीम होती है पूरी, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्सेज, पूरा अस्पताल खुला होता है, ठीक है। तो वो पूरा सब उस पर बैठ करके सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड देन विद दिस से ठीक है आप बनाइए, पैसा हम देंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज कहाँ होता है, कौन बताएगा? दूसरा उनका जो मैसेज है, आपका जो कन्वेंशन जो आप ऑडियंस को देना चाह रहे हैं, जो मैसेज, उसमें थोड़ा सा वो इफेक्ट हो जाता है कि उनको कुछ अलग चाहिए होता है। उनकी थिंग्स होती है कि हमारे चैनल पे कंटेंट ये वाला जा रहा है, एंटरटेनमेंट जा रहा है या कुछ आइटम्स जा रहा है, तो उनको वो डालना पड़ता है। हमें ये चाहिए तो हमारे चैनल पे जाना, आपकी फिल्म अच्छी है, आप अच्छे जा रहे हो, लेकिन हमारा ये जो सजेशन है उनका इंटरफेयर आ जाता है उसमें। उनका इंटरफेयर है। आपने पहला स्टेज सही पकड़ा। इंटरफेयर आने से क्या होता है? आपका आइडिया कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फ्रीडम चलिए देखिए वापस से मैं आ गया ना, तो हर चीज कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ही आप पूरा यहाँ से सब लेकर के जोश में गए कि मुझे तो ना आज ऐसी फिल्म बनानी है कि ना मैं मतलब ऐसा कैसे कर दूंगा, सब ये यहाँ से लेके गए, लेकिन ये दुनिया तो ये जालिम दुनिया सबसे पहले आपको यहाँ पे चोट कर देती है। बोली बेटा पैसा तो दूंगी, फ्रीडम नहीं दूंगी, ठीक है। अब आता है दूसरा ढंग जो हमने किया, हमने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। हमने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रास्ता वो भी बहुत डिफिकल्ट है, बताता हूँ कैसे। अब बताओ आप, मेरे हिसाब से आपको अगर फ्रीडम बचा के रखनी है तो दिक्कत किसकी आएगी? सबसे पहले पैसे, ठीक है, पैसा लगेगा, पैसा तो जेब में है ना। तो अब आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपके आइडिया पे पैसा लगा सके, ठीक है, स्पॉन्सर्स, राइट। तो अगर आप स्पॉन्सर्स में भी देखिए क्या होता है, फ्रीडम कहां पे नहीं जाती है, इफ योर स्पॉन्सर या जिससे आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट हो। क्या बात है, सही बोल रहा क्या है। तो स्पॉन्सर, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कह देता हूं, स्पॉन्सर और क्रिएटर ये ऐसे हो, केमिस्ट्री वाले जानते होंगे ये साइन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है। ये इक्विलिब्रियम कब आता है? when these two guys are in sync, ठीक है। स्पॉन्सर जो है आपका, अगर आपके साथ सिंक में है तो फ्रीडम नहीं जाएगी। अगर स्पॉन्सर बोलेगा पैसा मैं दे रहा हूं, इसमें एक आइटम सॉन्ग भी डालो, ठीक है, इसमें एक फलाना भी डालो, इसमें मेरा बच्चा जो है वो एक्टर बनेगा, तो आपकी तभी भी फ्रीडम गई। अच्छा, अब हमेशा याद रखना, एज अ क्रिएटर तुम्हें जिंदगी भर क्या करना है, इसको सेव करके चलना है, ये बात कभी नहीं छूटना चाहिए। सो तुम्हारी सबसे पहले आप सभी की जिम्मेदारी एज अ क्रिएटर क्या है? सेव योर गॉड डैम फ्रीडम, ठीक है। मैं कभी नहीं मान सकता कि 100% फ्रीडम किसी को मिलती है, मुझे भी नहीं मिली आज तक, किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन कितनी सेव कर सकते हो? अगर आपने अपनी जितनी ज्यादा फ्रीडम सेव करोगे, फ्रीडम इज इक्वल टू कन्विक्शन, और इसी के साथ
ये जितनी ये फ्रीडम्स मैं इधर बना रहा हूँ, जितनी ये फ्रीडम सेव होगी उतना ही अच्छा प्रोडक्शन। जितने भी लोग क्रिएटिव लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, आप कभी भी किसी से भी बात करेंगे सबसे ज्यादा वो यही बोलेगा, जितना आपको, मैं आपसे बात करता हूँ, बाकी लोग तो ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपको मैं खुला छोड़ता हूँ, बना के लाओ अपनी फिल्म, तो सबसे ज्यादा खुशी होगी ना आपको, है ना, कि मैं बोलता रहूँ कि ये शॉट क्या ले लिया, इधर से मत लो, इधर से लो, इधर से लो, नहीं अच्छा लगेगा, है ना, सही बोलो ना भाई। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी कि अपनी फ्रीडम को सेव करके चलना है। जिस दिन आप अपनी अधिकतम फ्रीडम को सेव करेंगे, आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। तो ये इनका संबंध समझ में आया ना आपको, क्या है दोनों में रिलेशनशिप। तो फ्रीडम सेव करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं दुनियादारी पे। तो दुनियादारी क्या कहती है भाई, कि अब आपको सबसे पहले देखिए ये स्टेज मिलती है, मैं अब क्या है कि ये तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि ये गांठ बांध के अपने अंदर जो बात रखनी है वो फ्रीडम वाली है। अब हम बताते हैं कि दुनिया में कैसे चीजें बनती हैं। तो अब आपने ये कन्विक्शन के साथ गए, सब मिल गया, प्रोड्यूसर भी मिल गया, ये सब हो गया, आपका सिंक भी बन गया, बहुत अच्छा हो गया। अभी हम आ गए इस स्टेज पे, ठीक है। इस स्टेज पे मैंने बताया था क्रू सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, कास्ट, कंसेप्ट, R&D। नहीं फ्रीडम हर बार नहीं आती फ्रीडम हर बार सेवियर नहीं होती। सो क्रू के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लोकेशन, ठीक है। जिसने भी बोला था वो सही था, ठीक है। क्योंकि अगर आपके क्रू को ये नहीं पता होगा कि मेरी लोकेशन है कहाँ, क्योंकि उसके बाद ही सारी प्लानिंग शुरू होगी। अगर मुझे अंडमान में शूट करना है तो मुझे किस तरीके के इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट तब आएंगे, ठीक है। मुझे किस तरीके का क्रू चाहिए, वो क्रू उसी हिसाब से आएगा। अगर मैं ऐसे बहुत ही डेंस एरिया में शूट कर रहा हूँ, लखनऊ जैसा या बनारस की गलियों में या ऐसी जगह, तो उस हिसाब से आपको क्रू का इंतजाम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपकी लोकेशन आ गई ये, ठीक है। तो क्रू के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई लोकेशन। अब मुझे बताइए कि कौन कन्विंस है कि जिसमें ज्यादा आउटडोर होता है वो ज्यादा फिल्म अच्छी बनती है, इंडोर वाली कम अच्छी होती है, ऐसा भी कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता ना, चलो अच्छा है। तो अब आपको क्या लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? कास्टिंग आती है, और लोकेशन वो आपका काम नहीं है। तो मैं आपसे ही मान के चलता हूँ कि आपको जिम्मेदारी एज अ क्रिएटर ही मिलेगी, आप ईपी वगैरह का काम नहीं करेंगे। तो अच्छा, आप लोगों का कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा ना इसको बता देता हूँ। मैं क्या बोल रहा था सर, इस लोकेशन के बाद आपको कौन सा चीज जो है सबसे ज्यादा रेट रहेगी? तो वो रहेगी लोकेशंस के जो वेदर, और नहीं लोकेशन का जो है वहाँ पे लोकल बंदे जो आपको हेल्प करेंगे उस पूरी लोकेशन के अंदर। अदरवाइज वो शूट फिर आपको परेशान होना पड़ेगा, फिर उनको भी आपको। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इसको जान, इस पे हम आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आते हैं कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स मतलब प्रोडक्शन जब मैं लिखता हूँ तो एक तो हो गया प्रोडक्शन एज अ लार्ज, एज अ होल अम्ब्रेला, जिसके अंदर ये सब आ जाता है, ठीक है। एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो शूट में होता है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन बताएगा? एक एक करके। प्रोडक्शन मैनेजर सर, प्रोडक्शन मैनेजर और डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर नहीं, वो दूसरा डिपार्टमेंट। असिस्टेंट सर, लाइट मैन, लाइट लाइटमैन, लाइन प्रोड्यूसर, लाइटमैन भी नहीं, लाइन प्रोड्यूसर, नहीं मेकअप मैन, कुछ तो बोलेगा, तुम्हारा मुझे सुनना अच्छा लगता है। मेकअप मैन जो मेकअप मैन,
एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हाँ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन कंट्रोलर प्रोडक्शन कंट्रोलर, प्रोडक्शन मैनेजर, कैशियर प्रोडक्शन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। सब प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंचार्ज अलग हो सकते हैं। हाँ सो देखिए प्रोडक्शन में मेजरली यही 3 लोग होते हैं मेजरली। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग भी होते हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी होता है कभी कभी, ठीक है वो। और ये हायरार्की बदलती रहती है, ठीक है। टीवी में हायरार्की बदल जाती है, फिल्म में हायरार्की बदल जाती है। फिल्म में आपका सर्वे सर्वा होता है ईपी, प्रोडक्शन की सारी कॉल ईपी लेता है, ठीक है। कहीं कहीं पे हमने ये देखा है कि टीवी में, वैसे टीवी में भी ईपी होता है, बट कहीं कहीं पे हमने ये देखा है कि ये जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है ना, ये इसको सुपरसीड कर जाता है। ज्यादातर ये नॉन फिक्शन में होता है। नॉन फिक्शन फिक्शन पता है ना यस सर, क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन ऐसे नॉन फिक्शन बहुत कुछ होता है। जो इमेजिनेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन इमेजिनेशन के आधारित जो कहानी होता है वो हो गया फिक्शन, और जो रियल स्टोरी है वो हो गया नॉन द फिक्शन। रियलिटी शो डॉक्यूमेंट्री आल्सो द नॉन फिक्शन। हाँ तो ये जो इन्होंने जो डेफिनेशन थी वो थोड़े करीब थी। आपने टाइप ऑफ नॉन फिक्शन बताया, इन्होंने उसकी परिभाषा बताई है। तो जो हम ये समझते हैं या मन को ऐसा आभास होता है कि ये रियल है, दैट इज कॉल्ड रियल भी होता है और ऐसा आभास भी होता है। जैसे रियलिटी शो है वो सारे रियल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा बताया जाता है कि इट्स तो दैट आल्सो कम्स अंडर नॉन फिक्शन ओनली, ठीक है। फिक्शन में हमारा फिल्म्स हो गए, टीवी सीरियल्स हो गए, वेब सीरीज हो गई, जिसमें हम कहानी के रूप में उनको रियल घटनाओं को, जैसे छत्रसाल जो हमारा शो था वो भी एक फिक्शन शो है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो फिक्शन नॉन फिक्शन का ये था जो मैं बीच में आया था, मैंने कहा पूछ लेता हूं। तो ये 3-4 पोजीशन जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। प्रोडक्शन मैनेजर इन चारों में सबसे नीचे होता है। प्रोडक्शन मैनेजर कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। ईपी नॉर्मली एक होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ये सुपरवाइजर भी एक ही होता है। प्रोडक्शन कंट्रोलर बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर आप 1, 2, 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 1 और 1 इनमें आपस में कभी कभी वो हो जाता है, बट मैं आपको आइडियल कंडीशन में 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब इनमें इनका काम क्या होता है ये किसी को जानना है या मैं आगे चलूं? जानना है। काम बता दूं? तो ईपी जो होता है, ईपी आपका होता है मेन हेड। जैसे यहाँ किसी भले आदमी ने बताया था कि वो ही हायर करता है, वही सारा सैलरीज करता है, सेट वही ये देखता है कि कितने लोग सेट पे रहेंगे, कितना क्या होगा। तो ही इज द गाय हु टेक्स द कॉल कि सेट पे क्या होने वाला है, कौन कौन आगे आगे। जैसे मान लीजिए आपने जब ये आप क्रू फिक्स कर रहे होते हैं ना, तो क्रू फिक्स करने में किसको कितने दिन आना चाहिए, ठीक है, किसको कितना माल देना है वो, और किसको हायर करना है, या इसके ऑप्शंस। जैसे आप क्रिएटर हो, आप बोलोगे अपने ईपी को कि बॉस मुझे ना टीओपी चाहिए दुनिया में सबसे अच्छा, अरे सर अभी लो, तो वो आपके सामने 10 लिस्ट खोल देगा, ये देखिए सर, ठीक है। और उसमें से आप करते हो चूज, फिर वो उनके साथ फोन पे बात करके कितना रेट होगा, कितना दिन होगा, कितना चलेगा, क्या होगा, अभी यस समझ रहे हैं ना। तो ये सब करता है सर। तो ये होता है ईपी। फाइनल कॉल ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइज विद ईपी। वही आदमी ये तय करेगा कि आप सेट पे रहेंगे या नहीं। तो अगर आप इंटर्न हैं, अगर आप असिस्टेंट हैं, तो ये आपका आदमी है, इसको नमस्कार करके रहना है, ठीक है ना। तो ईपी को खुश रखेंगे तो आप खुश रहेंगे, ठीक है। ये होता है नॉर्मली। डायरेक्टर से कोई लेना देना नहीं, प्रोड्यूसर से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों आपको शायद कभी मिलेंगे, कभी नहीं भी मिलेंगे। अनअप्रोचेबल टाइप के होते हैं ये लोग। ये आदमी भी अनअप्रोचेबल होगा, लेकिन यही आदमी आपकी फाइनल कॉल लेगा, ठीक है। तो ईपी को खुश रखना भाई लोग। दूसरा अब आपका आता है प्रोडक्शन सुपरवाइजर, जो ऑलमोस्ट यही काम करता है,
ठीक है, बस एक नॉच नीचे होता है, इसको थोड़ी छोटी जिम्मेदारी मिली होती है, इतना ही फर्क है। प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम बहुत अहम है। प्रोडक्शन कंट्रोलर इज द गाय हु, जो यहाँ किसी ने बोला था कि लोकेशन लोकल लोगों से परमिशन बात करके जो करना, तो वो काम जो करना है ना, असली काम, वो ये आदमी करता है या फिर ये आदमी करता है। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोलर आपके लोकल भी होते हैं। जैसे आप बॉम्बे में शूट करने आए तो बॉम्बे का एक होगा, ठीक है, आप अंडमान जा रहे हैं तो अलग होगा, आसाम जा रहे हैं तो अलग होगा, ऐसा करके कोई लाइन प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। लाइन प्रोड्यूसर थोड़ा सा अलग टर्म है, मतलब थोड़ा सा बड़ा टर्म है। लाइन प्रोड्यूसर वो है जो आपके पूरे शूट की जिम्मेदारी उठा लेता है। लाइन प्रोड्यूसर को आप कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो। वो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये टीम नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक ईपी है जो ये बोलेगा कि मुझे ना अभी ये शूट करना है, कुछ भी फिल्म, एड, फलाना ढिमाका, तो वो जब शूट करना है तो वो एक लोकल एलपी को, जिसको हम लोग लाइन प्रोड्यूसर बोलते हैं, उसको करेगा हायर और उसको काम आउटसोर्स कर देगा, वो करा देगा। एलपी आपकी टीम में भी शामिल किया जा सकता है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, इसलिए मैंने इसमें यहाँ लिखा नहीं है, बट लाइन प्रोड्यूसर का ये काम होता है। तो लाइन प्रोड्यूसर जो आपका शूट, जो आप यहाँ जब शुरू में हम बोल रहे थे ना कि जो सारा नीड फुलफिल करके दे, इंतजाम करवा के दे, तो एक्चुअली वो एलपी का काम है। ये सब लोग तो सिर्फ हुक्म देते हैं भाई ऐसा ऐसा ये है वो, लेकिन ग्राउंड पे काम एलपी, पीसी, पीसी का फुल फॉर्म और पीएम का फुल फॉर्म बढ़िया। तो ईपी का प्रोडक्शन डिजाइनर भी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सर प्रोडक्शन डिजाइनर भी इसी अंडर हाँ। आता है या फिर वो हड़ू हड़ू जा तो ठीक है। अभी अब हम आते हैं दूसरे, अब क्रू के बारे में किसी को जानना है ज्यादा, बताऊं थोड़ा सा। क्रू में क्या नहीं जानना, सिर्फ एक को नहीं जानना, नहीं वो पीछे वाला मुंडी ला रहा है। तो एनीवेज प्रोडक्शन डिजाइनर मैं बताता हूँ। प्रोडक्शन डिजाइनर को हम लोग देसी भाषा में आर्ट डायरेक्टर भी बोलते हैं। हालांकि ये गलत है, ठीक है। आर्ट डायरेक्टर छोटा काम है, मतलब काम छोटा नहीं है, उसका एरिया छोटा होता है, ठीक है। क्रू में आ सकता है, उसके अंदर आता है। क्रू में आ सकता है, डेफिनेटली आता है, क्रू में ही आता है ना भाई, बाहर से तो आता है। तो आर्ट डायरेक्टर जो है वो उसके काम की जिम्मेदारी छोटी होती है, ठीक है। प्रोडक्शन डिजाइनर आप समझ लीजिए जैसे संजय लीला भंसाली की फिल्म है, तो पूरे फिल्म का लुक कैसा होगा, ठीक है। या मैं अगर इसको, उसका कॉस्ट्यूम में भी थोड़ा सा से होता है, कॉस्ट्यूम के साथ वो बैठता है, मीटिंग करेगा, ठीक है, ये करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये फील्ड है प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन डिजाइनर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है मेरे हिसाब से। अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो डीओपी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी होता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिजाइनर ये बताएगा कि आपका लुक एंड फील क्या होगा, ठीक है, और कलर थीम क्या होगी। रेचल आपको इसके बारे में और एक्स्ट्रा वो बता सकती हैं, क्योंकि रेचल जो है वो छत्रसाल की क्रिएटिव हेड थी, ठीक है। तो सारा क्या कहते हैं लुक फील से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है या बनाना है वो इनका ही किया हुआ है। जो आपने कॉस्ट्यूम देखे शो में या जो भी आपने वो पूरा देखा वो सब इनका किया हुआ है। तो मैं इफ यू कैन एक्सप्लेन इट मोर, हाँ, हाउ टू यू नो डिसाइड लुक एंड फील। जब आप एक स्टोरी के अंदर जाना, उसके पीरियड पे जाना और उसकी नेटिविटीज को पूरी तरीके से आपको अपने अंदर उतारना है, तब आप पहचान पाओगे कि उसका रियल लुक क्या है। जैसे मैं संजय लीला भंसाली जी हैं, उनका एग्जांपल देती हूँ कि उनकी हर फिल्म में ना एक थीम होता है, एक कलर होता है, तो उस कलर से आप फिल्म को पहचान लेते। जैसे अगर मैं कहूँ सावरिया, तो आप क्या कलर एग्जैक्टली, यू नो, सो हाउ दैट्स सो ऑन द फेस। तो अब आपको ना ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ों से रिझाना है। कहानी तो है, काफ़ी चीज़ें हैं,
तो कैसे आप कुछ नया लेकर आएंगे? अगर मैं छत्रसाल की बात करूं तो वो 16th सेंचुरी की है, 16th and 17th सेंचुरी। तो उस जमाने में क्या कलर्स होते थे, उस जमाने में क्या स्टाइल होता है, उस जमाने की क्या ज्वेलरी है। अगर आप बाकी लेके आएंगे तो आपको बहुत डर लगेगा, आपको लगेगा ये कैसा बनने वाला है। लेकिन हम वहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं और वहाँ पे हम इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या होता है कि 16th-17th सेंचुरी में बिल्कुल ऐसी ज्वेलरी नहीं होती, बट वी वांट टू मीट इट, वी वांट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, यू नो। जैसे संजय लीला भंसाली उस टाइप की डिजाइनिंग, एग्जैक्टली वैसा टाइप के कपड़े तो नहीं पहनते, लेकिन आप बिलीव करते हो ना। तो यहाँ एक मिश्रण आता है, 16th-17th सेंचुरी की चीज़ों का रिसर्च कर लीजिए, वी रिसर्च्ड इट, फिर हमने एक थीम पकड़ा, लेट्स सी ऐसा क्या लेकर आ सकते हैं। कैरेक्टर को पकड़ते हैं, औरंगजेब जो है एक विलेनस कैरेक्टर है, और आपका हीरो जो है, हीरो तभी बड़ा बनता है जब विलन बहुत बड़ा हो। थैनोस तभी लगता है ना, तो जब इतने सारे लोग इसलिए बड़े हो जाते हैं कि आयरन मैन ने भाई पेल दिया, व्हाई, बिकॉज योर थैनोस इज ह्यूज एंड ही इज पर्पल। सो यू अंडरस्टैंड कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हल्क इज ग्रीन। सो हमने बहुत सोचा कि ऐसा नहीं कि भाई नियॉन कलर का हम ले आए, कि ऐसा तो किसी ने नहीं किया, लेट्स बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो समझ, रिसर्च और आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारी टीम्स होते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, उनसे रिसर्च करके वो आपको पर्टिकुलर डिज़ाइंस लेके आएंगे, स्टाइल्स लेके। अचकन क्या होता है एग्जैक्टली, उस जमाने में पहनते थे, टाइप ऑफ धोती, कड़े, एवरीथिंग। नाउ if you, like I said before, if you bring something that was actually worn in the 16th-17th century, आप बोर हो जाओगे। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी लानी है और एक क्या बोलते हैं, एक मार्जिन को पार भी नहीं करना है इस तरीके से। सो हमने बहुत रियलिस्टिक करने की कोशिश की। हमने लुक एंड फील ये था कि हम एकदम पोता हुआ मेकअप सबको, और ऐसी वाली मूछें या ऐसा वाला विग और ऐसे मुकुट पहन के नहीं करेंगे, हम उनको रियल रखेंगे। हमने अपने सारे हीरो हीरोइंस को बिल्कुल विदाउट मेकअप वाला लुक दिया। सिर्फ औरंगजेब, क्योंकि वो हिंदुस्तान के राजा हैं, इसलिए उनको हमने एक विलेनस रोल, एक मैजेस्टिक रोल, जिससे हमारा हीरो उठे, और हमारा हीरो एक गांव का, यू नो, ग्राउंड, यू कैन से लाइक शाहरुख खान वाज कम फ्रॉम द ग्राउंड टू अबव। तो उस तरीके से हमने फिर डिसाइड किया कि कौन हैवी ज्वेलरी और मैजेस्टिक रहेगा, कौन एक अंडरडॉग रहेगा और उसको विन करेगा। तो लुक एंड फील टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च, अपॉन योर लिटिल बिट मिश्रण ऑफ क्रिएटिविटी एंड द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स। तो कलर्स डिपिक्ट, मतलब जो रंग है वो आपके कैरेक्टर में दिखते, जैसे औरंगजेब ने गोल्ड, काला, या हमने वाइट्स भी दिए हैं। ऐसा नहीं कि औरंगजेब एक डार्क कैरेक्टर है, औरंगजेब भी बहुत ही अहम कैरेक्टर है, क्योंकि इतिहास में औरंगजेब ने बुराई अगर की है तो वो अपने कन्विक्शन से, क्योंकि वो रिलीजियसली बहुत स्ट्रॉन्ग था। According to Aurangzeb himself, he was not a bad person. So we can't show him that he's a bad person. His activities are evil. तो वो भी थिन लाइन लेकर हमें चलना है, क्योंकि ये जो पूरा शो है, इट शोज औरंगजेब वर्सेस द बुंदेलखंडीज। So in a short, I will just tell you that there are a lot of factors that depict the look and feel of the show.